मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का हम लोग को क्या क्या तरीका है, और सारे तरीका को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ उसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे और आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल भी एज अ होमवर्क आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तो बने रहे वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी कंसंट्रेशन का बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन का उससे पहले मुझे जिक्र करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है क्या चीज़, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन का, अगर जैसे बात करें, एक शरबत है। शरबत में हम लोग शरबत बनाते हैं जनरली पानी और उसमें शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो ये बन जाता है शरबत। ठीक है, एक सिंपल शरबत की बात करें तो एक पानी और चीनी का घोल को हम लोग शरबत बोल सकते हैं। तो ये घोल ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पानी इसमें पानी जो होता है थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में आता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो ये हुआ आपका सॉल्वेंट। और चीनी लेस क्वांटिटी में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। तो पानी प्लस यहाँ से चीनी डाले, इसको मिक्स कर दिए, तो ये कहलाया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन भी यही है कि जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में रहता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्ज अमाउंट में रहे उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट समझने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन को निकालने का हम लोग के पास 6 हथियार है, 6 टूल्स है। ठीक है, क्या क्या, तो वेट परसेंट, दूसरा स्ट्रेंथ, तीसरा मोलारिटी, चौथा नॉर्मलिटी, पांचवा मोल फ्रैक्शन, और एक होता है मोलालिटी। देखिए, ये छः टूल्स हैं हम लोगों के पास कंसंट्रेशन को बताने के लिए। तो वेट परसेंट होता है क्या, सिंपल सी चीज़ है, परसेंट है। ठीक है, तो किसी दो वेट का परसेंट। अब हम लोग देखें, किसी गिलास में हम लोग सिंपल सा एग्जांपल चीनी और पानी का घोल बनाए हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं। तो इसमें हम लोग इधर से चीनी, शुगर और इधर से वाटर को ऐड किए, तो इसका सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन, चीनी क्या है, सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो वेट परसेंट क्या कहलाएगा, वेट परसेंट को हम लोग वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। ठीक है, वेट परसेंट इज इक्वल टू मास या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या होगा, यूनिट कुछ इसमें इंटू 100, ये इंटू 100 कर देंगे तो ये
परसेंट निकल जाएगा। यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि वेट भी ग्राम में रहेगा और मास भी आपका ग्राम में ही रहेगा, दोनों सेम एक ही यूनिट है, तो ये यूनिटलेस है। स्ट्रेंथ हम लोग किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोग बताते हैं, उसका वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में कितना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में कहलाता है स्ट्रेंथ, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट क्या होगा, मास है ग्राम में रहेगा और वॉल्यूम है आपका लीटर में रहेगा, तो ग्राम पर लीटर। जैसे इसको बोलते हैं वेट बाय वेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर। अच्छा, तीसरा नंबर है मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी? तो मोल्स, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मास, दोनों मास था, अभी ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। सॉल्यूट कितना हम लोग मोल लिए हैं, ठीक है, कितना मोल सॉल्यूट लिए हैं वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल बन जाने के बाद 1 लीटर शरबत निकालेंगे, शरबत 1 लीटर शरबत, ना कि 1 लीटर पानी, ठीक है, अंतर अभी आएगा आगे। अभी बात समझिए, शरबत बन जाने के बाद, ये शरबत बन गया, शरबत बन जाने के बाद 1 लीटर निकालेंगे, उसमें कितना मोल ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल के। इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, अब देखिए मोल फ्रैक्शन थोड़ा से यहाँ से अब ट्रैक चेंज हो जाएगा, इन दोनों का ट्रैक यहाँ से चेंज हो जाएगा। अभी तक आप देख रहे हैं किसी भी मास लीजिए, मोल लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट लीजिए, सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर दीजिए। अभी तक ये 4 में हम लोग यही चीज़ देखें, लेकिन पछुआ में क्या आएगा, पछुआ में मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन थोड़ा अलग ट्रैक में जाएगा, नॉर्मल मोलालिटी एक अलग ट्रैक में जाएगा। क्या अलग ट्रैक में जाएगा देख लीजिए, हम लोग जितना शुगर लिए उसका पहले मोल निकाल लेंगे और वाटर का मोल निकाल लेंगे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से नोट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर A हम लोग सॉल्यूट मान ले और B अगर सॉल्वेंट मान ले, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मतलब टोटल मोल्स ऑफ A प्लस B से हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, नंबर ऑफ मोल्स जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से अगर मोर देन 2 कंपोनेंट है अगर, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो XA, XB, XC सारे का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, मानिए 5 का मोल फ्रैक्शन है, किसी उसमें 1 का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल 5 का मोल निकाल के ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अच्छा, मोलालिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। देखिए दो चीज़ें, मोलारिटी और एक मोलालिटी। नाम में थोड़ा से नाम मात्र का अंतर है, एक मोलारिटी है, एक मोलालिटी है।
तो मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट है। मतलब ये कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम, weight of solvent, weight of solvent in kg, mole of solute in gram by mole of solute by weight of solvent in kg। ठीक है, दिस इज मोलालिटी। तो ये 6 तरीका है, 6 तरीका है। देखिए मोलारिटी थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि अभी तक सब में हम लोग देखे मास, वॉल्यूम जो भी कीजिए, लास्ट में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ही आ रहा है, सॉल्यूशन को लेके चल रहे थे। इसमें क्या है, बोले पानी को अगर ले रहे हैं तो 1000 ग्राम मतलब 1 kg पानी ले लिए। पानी को हम लोग यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, वजन करना पड़ेगा। 1 kg पहले पानी ले लिए और एक मोल 1 मोलर सॉल्यूशन माना था। 1 मोल नमक या चीनी जो जिसको घुला रहे, जो सॉल्यूट है आपका, उसको ले लिए। अब उसमें घोल लेंगे तो अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग माने इतना पानी लिए हैं, अब इसमें हम लोग ये बी मतलब सॉल्वेंट है, अब बी सॉल्यूट हम लोग मिला रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर 1000 1 kg है तो 1 kg पानी के बराबर मतलब 1 लीटर के बराबर है, तो ये थोड़ा से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके केस में है कि पहले घोल लेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को निकालेंगे 1 लीटर, उसमें कैलकुलेट करेंगे कितना मोल था, वो हो गया मोलारिटी। अब मोलारिटी में क्या है कि पहले 1 लीटर सॉल्वेंट में 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट ले लिए और उसमें हम लोग कितना मोल ऑफ सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, घोल बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये हो गया 1 मोलल को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं 1 मोलल, MOLAL मोलल। तो ये 6 तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। हम लोग देखिएगा सलाइन वाटर जो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में चढ़ाता है, उसमें मास बाय वॉल्यूम का कंसंट्रेशन दिया रहता है, NaCl का जो सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अगर एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, क्या है, तो उसके हिसाब से निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट। इसका फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी फॉर बेस। ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी फॉर एसिड। ठीक है, अच्छा अब सॉल्ट अगर है मान लीजिए तो मॉलिक्यूलर वेट बाय मेटल आयन चार्ज, वैलेंसी बोल सकते हैं, वैलेंसी, मेटल आयन का वैलेंसी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एसिडिटी या बेसिसिटी या मेटल आयन का वैलेंसी, मेटल का वैलेंसी जैसे कि Fe3+ अगर दिया हुआ तो 3+ इज वैलेंसी, समझ में आ रहा है। ठीक है, या कॉपर 2+ दिया हुआ है तो समझ में आ रहा है कि सर इसका कितना हो जाएगा, उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो ये तो क्लियर है कि मेटल आयन वैलेंसी है क्या, लेकिन एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होगा, एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी जो होगा, एसिडिटी इज इक्वल टू एसिडिटी फॉर किसी बेस के लिए होगा तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितना, OH माइनस आयन
कितना OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, वो बेसिसिटी हो जाएगा, कितना H प्लस आयन कोई एसिड रिलीज कर रहा है, इससे हम लोग एसिडिटी या बेसिसिटी, अगर 2H प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, और अगर 2H माइनस 3OH माइनस रिलीज कर रहा है तो यहाँ डिवाइड बाई 3 करेंगे। इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बैलेंसिंग अब सीखेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन मान लीजिए A प्लस बी गिव्स C प्लस डी दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, A और B दोनों आपस में रिएक्ट करके C और D बना रहा है, तो इसको हम लोग एरो से सेपरेट करते हैं। तो लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये कहलाता है रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड वाला पार्ट कहलाता है प्रोडक्ट। मतलब ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट C और D बना रहा है। इस C2H2 प्लस O2 एसिटिलीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव CO2 प्लस H2O। इसमें अगर देखें तो एसिटिलीन रिएक्ट करके ऑक्सीजन से, एसिटिलीन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। तो बैलेंसिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में जितना एटम्स है, लेफ्ट साइड का एटम राइट साइड के जितना एटम्स है सबके बराबर होना चाहिए। बैलेंसिंग का ये मतलब है। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन, कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और ऑक्सीजन भी 2 है। राइट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो इसको हम लोग को ये जो अलग अलग है इसको बराबर करना है। कार्बन 2 करने के लिए क्या करना होगा, CO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये 2, अब यहाँ पर अब देखेंगे तो अब कार्बन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया तो 2 ही है, ऑक्सीजन कितना हो गया तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। अभी कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 5 है, इधर 2 है, तो हमको क्या करना होगा 5/2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 5। तो अब ये 5 हो गया, लेकिन केमिकल इक्वेशन में ये फ्रैक्शन में कभी भी रह नहीं सकता, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली सारा को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो कार्बन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन 5 दूनी 10 है। इस कंडीशन इधर प्रोडक्ट है केस में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, और ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और 2 10 है। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। तो बैलेंसिंग सीखने के बाद एक टर्म आता है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, स्टोइकियोन एंड मेट्री। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब मेजर। मतलब एलिमेंट्स का मेजरमेंट मेजर करना ही स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट, जो आगे में जो हम लोग नंबर लिखते हैं, ये कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
कोएफिशिएंट कहलाता है। एसिटिलीन के केस में कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। ऑक्सीजन में 5, कार्बन डाइऑक्साइड में 4 और वाटर में 2 है। तो हम लोग इसको 4 टर्म में बात कर सकते हैं। पहला मोल, दूसरा मास के टर्म में, तीसरा वॉल्यूम के टर्म में, और तीसरा मॉलिक्यूल्स के टर्म में। तो मोल हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन react with 5 moles of oxygen to give 4 moles of carbon dioxide and 2 moles of water। मास के टर्म में अगर बात करें तो मास के टर्म में ये बोल सकते हैं कि 2 मोल में कितना वेट होगा इसका कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे तो 12 दूनी 24, 24 दो 26, चूँकि 2 मोल है तो 26 दूनी 2 इंटू 26 दैट इज 52 ग्राम। ये 2 है मोल के लिए और 1 मोल का इसका वेट होगा 26 ग्राम। तो 52 ग्राम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विथ कितना, इसका 5 मोल है तो ऑक्सीजन होगा आपका 16, एटॉमिक वेट 16, मॉलिक्यूलर वेट होगा 32, फाइव इंटू 32 दैट इज 160 ग्राम। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड चार मोल इंटू एक मॉलिक्यूल का वेट 44 ग्राम दैट इज 176 ग्राम। और वाटर हो गया 16, 2 18, 18 दूनी 36। इसका मतलब ये स्टोकियोमेट्री ये यहाँ कहता है कि 52 ग्राम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to produce 176 gram of carbon dioxide and 36 gram of water। अच्छा, अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो अगर एसिटिलीन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और वाटर को वेपर के फॉर्म में ले लें, इसको भी अगर गैसेस फॉर्म में ले लें कि वेपर बन जा रहा है, तो हम लोग वॉल्यूम के समय सबको बात कर सकते हैं। तो बोलेंगे कि 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ एसिटिलीन, मतलब ये हो गया 44.8 लीटर। 5 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 4 into 22.4 liter of carbon dioxide and 2 into 22.4 liter that is 44.8, इसका हो जाएगा 89.6 और 12 लीटर। तो कहने का मतलब इसमें वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे तो 44.8 लीटर ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विथ 112 liter of oxygen to produce 89.6 liter of carbon dioxide and 44.8 liter of H2O। मॉलिक्यूल के टर्म में बात करेंगे तो 2 into 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या 2 अगर इसके टर्म इसको अगर हटा सकते हैं तो 2 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 4 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O देगा। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है तो इतना है, इतना मॉलिक्यूल्स एसिटिलीन का रिएक्ट करेगा 5 into 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 4 into 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, और 2 into 6.022 into 10 to the power 23
मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनेगा। तो ये 4 तरीका से क्वेश्चन यहाँ ऐसा पूछता है कि 2 मोल ऑफ C2H2 रिएक्ट विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो हम लोग को एक बैलेंस करेंगे, मोल निकालेंगे और 176 ग्राम निकाल लेंगे कि 176 ग्राम देगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कितना मॉलिक्यूल बनेगा बोल देगा, तो इतना मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये स्टोइकियोमेट्री से हम लोग इसका मास के टर्म में बोलिए, मोल के टर्म में बोलिए, वॉल्यूम के टर्म में बोलिए, मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोलिए, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है स्टोइकियोमेट्री। इस तरह से हम लोग इसका प्रॉब्लम फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे इससे बढ़ते हैं हम लोग, एक छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सा समझें तो एक साइकिल फैक्ट्री का हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। पहले सब केमिस्ट्री छोड़िए, पहले सिंपल सा आता है। एक साइकिल फैक्ट्री में, एक साइकिल फैक्ट्री है। साइकिल फैक्ट्री में टायर, एक जगह चक्का बनता है, ठीक है, मान लीजिए एक जगह फ्रेम बनता है, एक जगह इसका पैडल बनता है, एक जगह उसका सीट बनता है, एक जगह सीट बनता है, एक जगह उसका हैंडल बनता है और एक जगह इसका घंटी बनता है, बेल, ठीक है। तो मान लीजिए चक्का वाला जो डिपार्टमेंट है, व्हील वाला, वो 20 व्हील्स बना दिया, पैडल वाला डिपार्टमेंट 11 व्हील बना दिया, फ्रेम वाला डिपार्टमेंट 10 व्हील बना दिया, सीट वाला डिपार्टमेंट 5 सीट बनाया, घंटी वाला बेल वाला डिपार्टमेंट 15 बेल बना दिया और हैंडल वाला डिपार्टमेंट भी 10 हैंडल बना दिया। तो हम लोग कितना, जो डिपार्टमेंट है, साइकिल डिपार्टमेंट है, साइकिल जो फैक्ट्री है, कितना साइकिल बना सकेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि 20 चक्का, मतलब 2 चक्का लगेगा एक साइकिल में, तो 10 साइकिल बनाने का क्षमता इसके पास है। 10 फ्रेम 10 साइकिल बन जाएगा। 11 से 11 बनेगा, लेकिन हमारे पास 10 ही है, तो 10 इसका भी 10 ही यूज़ कर सकेंगे हम लोग। 10 हैंडल बना हुआ है, 15 बेल है, तो 15 तो हम लोग यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 10 हम लोग के पास 10 यूज कर सकते हैं। सीट हमारे पास 5 ही है, तो क्या बिना सीट का साइकिल बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 ही साइकिल बन सकता है। मतलब ये जो सीट वाला जो डिपार्टमेंट है, ये पीछे रह गया, ये लिमिट कर दिया साइकिल का प्रोडक्शन को। ठीक इसी तरह से कोई केमिकल रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट अगर कम पड़ जाता है, वो डिसाइडिंग होगा कि कितना मोल्स ऑफ आगे मतलब रिएक्शन बनेगा। जिस तरह से ये साइकिल फैक्ट्री में ये सीट लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, 5 ही सीट बन पाया था, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितना बनेगा। अगर ये 6 बना देता तो 6 साइकिल बनता, 7 बना देता तो 7 साइकिल बनता, लेकिन बना कितना, 5। क्यों? क्योंकि 5 ही सीट है, बिना सीट का तो साइकिल का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट में अगर हमारे पास, जैसे इसी रिएक्शन को लेते हैं, 2 मोल 5 मोल से रिएक्ट करेगा, 4 मोल और 2 मोल बनाएगा, ठीक है। हमारे पास इसका अगर 4 मोल है, मान लीजिए 4 मोल है, तो 4 मोल इसका 10 मोल से रिएक्ट करेगा और इसका 8 मोल बनाएगा और इसका 4 मोल बनाएगा, ठीक है। ये स्टोइकियोमेट्री यही कहता है कि इसका अगर 4 मोल है तो इसका 10 मोल बनेगा, इसका 8 मोल बनेगा, इसका 4 मोल बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ 8 ही मोल, यहाँ 5 ही मोल है, मानिए, हो ही सकता है ना, हमको ऑक्सीजन खरीदने का पैसा नहीं हुआ, 5 ही मोल ऑक्सीजन खरीद सके हम। 4 मोल हम लोग एसिटिलीन खरीद लिए हैं, लेकिन 5 ही मोल ऑक्सीजन खरीद सके, तो क्या होगा, 4 मोल एसिटिलीन रिएक्ट खत्म हो सकेगा? नहीं। कितना खत्म होगा? 2 मोल ही खत्म हो सकेगा। क्यों? क्योंकि 5 मोल के लिए रिक्वायरमेंट है 2 मोल का। ये यहाँ लिमिट हो गया, सीमित हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ सीमित हो गया। जिस तरह साइकिल फैक्ट्री में साइकिल का सीट सीमित हो गया, तो उसी से साइकिल का प्रोडक्शन डिपेंड किया। उसी तरह से यहाँ अगर 5 मोल हमारे पास लिमिटिंग हो गया, ये कम पड़ जा रहा है,
तो 5 ही मोल के हिसाब से रिएक्शन होगा। मतलब यहाँ 2 मोल ही खपत होगा, यहाँ 8 मोल नहीं बनेगा। यहाँ 2 मोल ही, 4 मोल है हमारे पास, लेकिन खपत कितना होगा 2 मोल का। 8 मोल नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 5 मोल और 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, कितना बनेगा 4 मोल, और यहाँ पर 2 मोल बनेगा। है कैपेसिटी हम लोग के पास कि अगर हम 6 मोल 7 मोल ले आए तो रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास मोल ऑफ ऑक्सीजन वो कम है, अगर मोल के टर्म समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके टर्म में बात करें, अगर ये 52 ग्राम है, 52 ग्राम 160 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है और 176 ग्राम बनाता है। तो अगर हमारे पास 52 ग्राम ये है एसिटिलीन है और ये 80 ग्राम ही अगर है, तो क्या होगा, इसका 26 ग्राम रिएक्ट करेगा। 26 ग्राम रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 ग्राम ऑफ H2O बनेगा। है हमारे पास, होना क्या चाहिए 52 ग्राम मोल। स्टोकियोमेट्री से क्या बोलते हैं, 52 ग्राम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विथ 180 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 176 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O। बट हमारे पास किसी कारणवश अगर ये 160 ग्राम ना होके 80 ग्राम ही है, तब क्या करेंगे? तब जो कम हो जा रहा है वो दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम हो जा रहा है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट बनने के कारण क्या हो जाएगा कि ये जितना उसके हिसाब से ये 160 रहता तो 52 खर्चा होता, 52 ग्राम खर्चा होता एसिटिलीन का। अब 80 ग्राम है तो 26 ग्राम ही, हाफ है जस्ट, तो हाफ ही खर्चा होगा। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग बना सकते हैं इसको कि क्वेश्चन पूछेगा कि 56 ग्राम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विथ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेंगे कि देखेंगे नहीं 52 ग्राम के लिए 160 ग्राम चाहिए। अब यहाँ ओनली 80 ग्राम है तो 160 ग्राम रहेगा तो 176 ग्राम बनेगा, 80 ग्राम रहेगा तो 188 ग्राम बनेगा। यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 160 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 176 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम 176 बाई 160। इसी तरह से 80 ग्राम कितना करेगा तो इंटू 80 कर देंगे, तो इसको 2 ये हो गया आपका 88। इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे पहला लिमिटिंग रिएजेंट इसी को फाइंड आउट करने का है कि जो कम है। ये साइकिल वाला एग्जांपल एकदम सटीक है। साइकिल वाला एग्जांपल कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये समझना ज़रूरी है। ये समझ में आया कि नहीं ये भी बताइएगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है जिंक एंड HCl रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. If 0.3 mole of zinc are added to hydrochloric acid containing 0.52 mole of HCl, how many moles of H2 are produced? कितना मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस करेगा? तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस देखिए, इसको बैलेंस हम लोग नहीं किए हैं पहले। आप बैलेंस करने के लिए दिखाने के लिए देखिए जिंक प्लस HCl। कभी भी स्टोकियोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। जिंक इधर एक, इधर दोनों साइड एक एक है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर 2, हाइड्रोजन भी 2, तो सिंपल से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए जिंक दोनों साइड 1 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में भी जितना है प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही है। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये कहता है, ये स्टोकियोमेट्री कहता है कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है।
ये कहता है कि 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ZnCl2 एंड 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, इतना होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है कि इफ 0.3 मोल ऑफ Zn जिंक में, ये 0.3 मोल है, क्वेश्चन में दिया है कि इफ 0.3 मोल ऑफ Zn जिंक, ये 0.3 मोल है, इसको ऐड किया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कितना, कंटेनिंग 0.52 मोल, इतना में ऐड किया गया, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2, ये कितना बनेगा, मोल ही निकालना। अच्छा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें वेट का तरफ नहीं डाइवर्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये 0.3 मोल लेंगे तो ये कितना मोल रहेगा, इसके हिसाब से देखिए, 1 मोल जिंक 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर ये 0.3 मोल लेंगे तो यहाँ 0.6 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या हमारे पास 0.6 मोल दिया गया है? नहीं दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 0.52 मोल ही दिया गया है। इसका मतलब HCl जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और सारा का सारा रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब ये बोलता है कि हमको चाहिए H2, 2 मोल 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड, 2 मोल HCl 1 मोल हाइड्रोजन देगा। तो 0.52 मोल कितना देगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 2 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 मोल क्या करेगा, 1 मोल कितना करेगा, तो 1/2 और 0.52 दिया गया है, 0.52 मोल कितना करेगा, तो 1/2 इंटू 0.52। तो आंसर हो जाएगा कितना, इसको काटेंगे 0.26 मोल, 26 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर अभी क्वेश्चन में पूछ देता हाउ मच वेट मांग देता, तो 0.626 का वेट निकालते हैं। फिर 0.26 मोल इक्वल टू हाउ मच वेट, तो कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो और भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में, अभी तक के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और न्यूमेरिकल देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में और न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के लिए भी देंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए किया जा रहा है, तो वेट फॉर सेकंड पार्ट। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।